जिन्होंने एक बहुत बड़ी, उत्तराखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में एक पहचान बनाई है। हमारे अग्रज उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनके बारे में कहना तो अतिशोक्ति होगी, फिर भी मैं बताऊं, जो पिछले 4 वर्ष का जो कार्यकाल रहा उत्तराखंड का, उसमें कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए जिसका लाभ अपने भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ले सकती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, आज हमारे देहरादून स्थित साधना प्लस न्यूज चैनल के स्टूडियो में पहुंचे हैं। मैं पूरे साधना परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, और आपने आज अपना कीमती समय जो हमें दिया उसके लिए पूरा साधना परिवार आज आपका दिल से आभारी है। 2013 में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी यहाँ पर जी, और उसमें उस टाइम जो आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो गुजरात के चीफ मुख्यमंत्री थे, और वो यहाँ पर उस टाइम आए थे, कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने यहाँ का पूरा मुआयना किया। तो उनका एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य था, ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जब मुझे मौका मिले तो इस केदारनाथ बद्रीनाथ को एक इतना सुंदर, विश्व सुंदर एक धाम बनाया जाए जिसमें 12 महीने यात्रा चले, पूरी एक नई केदारपुरी बद्रीनाथपुरी का निर्माण हो, और उसको चलाने के लिए उनका एक विजन था कि जैसे हम वैष्णो देवी की तर्ज पर बनाया गया है, साई बाबा ट्रस्ट के हिसाब से बनाया गया कि एक ऐसा बोर्ड का गठन किया जाए जिससे यात्रा 12 महीने चले और जो यात्री आए उसको अधिक से अधिक लाभ मिले, फैसिलिटी मिले, साथ ही संख्या बढ़े जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। और आपने अपने कार्यकाल में गैर सैनिक राजनीति के साथ देवस्थान बोर्ड का गठन किया जिससे यहाँ की यात्रा के, यहाँ के लोगों को रोजगार बढ़ सके। तो अभी पीछे की अब एक घटना थी, आप खुद वहां पर बाबा के केदारनाथ के दर्शन करने गए थे, तो कुछ वहां के लोगों ने, तीर्थों ने आपके विरोध करने का वहां प्रयास भी किया, एक बड़ा मीडिया में हल्ला हुआ। तो रावत जी, ये जो ये विरोध था, ये कहीं ना कहीं राजनीति कहीं है या कहीं साजिश है या क्या है, क्या ये कारण रहा, ये क्या चीज बड़ा लोग जानना भी चाह रहे, उत्तराखंड का बड़ा सुर्खियों में भी रहा। तो मैं पूछूंगा, किसी की साजिश है या किसी की राजनीति, क्या रहा है? देखिए, वहां पर घटना घटित हुई, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो कोई सोची समझी साजिश थी या अचानक सब कुछ हुआ, ये तो जांच एजेंसी का काम है कि वो इसके बारे में जांच करे, जो पुलिस विभाग है वो जांच करें। लेकिन हाँ, जो कुछ हुआ वो 4 धामों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला हुआ। लेकिन मैंने बाबा केदार से यही प्रार्थना की कि बाबा इनको माफ करना, ये जो हमारे देवस्थान है न उसकी परंपराओं के अनुकूल है, न संवैधानिक दृष्टि से अगर हम सोचें तो एक तरह से संवैधानिक जो अधिकार है हर भारतवासी को, उनका भी हनन हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कुल मिलाकर जो घटना हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण थी और एक केदारनाथ और केदारपुरी के इतिहास में एक धब्बा जरूर उस दिन लगा है। रावत जी, इसमें सबसे बड़ी मैं थोड़ा सा करूंगा, क्योंकि कई लोगों ने इसमें पुलिस को भी अपनी प्राथमिकता दर्ज कराई है कि ये घटना हुई है जो गलत हुई है। साथ ही जब ये बोर्ड बना था, आपने भी उस टाइम पूरी प्रोसेस से सारी बात कर दी और सारा क्लियर किया था कि इससे इसकी आपकी कोई जनहानि नहीं है, इसका कोई आपका कोई नुकसान नहीं है, ये आपके हितों की बात है। अब ऐसा होता है, कुछ लोग अगर समझने को तैयार नहीं है तो कोई दवा नहीं है कि घोल के मुंह में डाल दी जाए। लेकिन हाँ, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देवस्थानम बोर्ड के गठन से किसी भी जो, चाहे वहां पर जो पंडे हैं हमारे वो हों या कोई अन्य स्थानीय लोग हों,
किसी को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उनको कोई नुकसान न हो उसकी पूरी चिंता की गई है। और इसलिए जो विरोध है वो मुझे नहीं लगता कि वो तार्किक है। तो रावत जी, इस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे बड़ी बात यह है कि धामी जी ने भी इस देहरादून बोर्ड करने के लिए एक समिति का गठन किया है और कहीं ना कहीं सरकार को ये नहीं देखना चाहिए कि जब इतनी बड़ी घटना हुई है पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, उतने बड़े शीर्ष नेतृत्व के साथ, तो कहीं ना कहीं इसमें एक, जैसे आपके लोगों ने की, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं जांच एजेंसी बैठानी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जो प्रशासन है, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको स्वतः इसका संज्ञान लेना चाहिए। हो सकता है कि संज्ञान लिया भी हो, लेकिन स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी घटना भविष्य में घटित ना हो। जो लोग ठीक हैं तो उनको बताया जाना चाहिए आप बिल्कुल ठीक है, और अगर किसी ने कोई गलती की है तो उनको ये भी बताया जाना चाहिए कि भाई आपने गलती की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो संबंधित विभाग हैं उनको ये देखना चाहिए। जब कोरोना वायरस का उत्तराखंड में पहला केस आया वो 15 मार्च 2019 को, और मुझे जो उसकी सूचना मिली सबसे पहले वो नेपाल में कोई केस उसके सामने आए हैं, उसमें उत्तराखंड में प्रवेश नहीं हुआ था। हमारा नेपाल में देहरादून से सीधा हमारे यहाँ से बस सर्विस है जी, देहरादून काठमांडू, काठमांडू देहरादून सीधा बस सर्विस है। और जब ये बात मेरे सामने आई, एक सोशल मीडिया पर मेरे सामने बात आई कि नेपाल में इस तरह के केस आए हैं, तो हमारी चिंता एकदम से बढ़ी। और जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार में, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनसे मैंने बातचीत किया और अपने गृह सचिव, जो हमारे गृह सचिव थे तत्कालीन, उनसे मैंने कहा कि बॉर्डर पर ध्यान दीजिए, नेपाल बॉर्डर पर, वहां पर इस तरह के केस आए हैं। तो पता चला कि ध्यान में आया कि जो बॉर्डर है हमारी, वो जो एसएसबी है, जो गृह मंत्रालय के अधीन है, वो वहाँ पर सारा ही देखती है बॉर्डर्स को। तो फिर मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी से बातचीत किया और अपने स्टेट की तुरंत मैंने एक इमरजेंसी बैठक बुला करके और इस पर हमने व्यापक चर्चा करी और कहा कि भाई इस पर हमको जिन जिन देशों में कोरोना वायरस का ज्यादा प्रभाव है, वहां पर हमको वो लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, किस तरीके से रोकथाम के प्रयास कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, ये इस पर आप पूरी तरह निगाह रखिए। दूसरी जो बेस्ट तरीका है, कहते हैं कि दुश्मन से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसकी रेंज से बाहर हो जाओ। उसके रेंज से बाहर हो जाइए तो आप स्वाभाविक रूप से बच जाएंगे। कोई दवाइयां नहीं थी, कोई और दहशत का माहौल था, तो ऐसे में हमने तुरंत, आपको ध्यान होगा, तो हमने 15 मार्च को उत्तराखंड में पहले केस आए जो विदेश से, यहाँ पर हमारे IFS 3 अफसर आए थे। हमने 17 मार्च को आदेश निकाला वर्क फ्रॉम होम का। देश की पहली स्टेट है जिसने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया। 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि भाई 23 तारीख को जनता कर्फ्यू होगा जी, और हमने 23 मार्च प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद फिर 26 से लॉकडाउन, तो हमने 23 से ही लॉकडाउन कर दिया। हमने 24-25 की इंतजार नहीं की। हमने 24-25 हमने पहले ही उसको कंटिन्यू कर दिया ताकि लोग इसकी गंभीरता को समझे। उस समय हमारी पुलिस ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने, हमारी आशाओं ने, आंगनबाड़ी में प्रारंभ काल में बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि जो ट्रेसिंग का जो काम किया, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बॉर्डर्स पर उनकी चेकिंग करना, जो लोग मरकज में, काफी उस समय दिल्ली में जो मरकज था वहां पर उसके कारण बहुत ज्यादा दुनिया के देशों में फैला, तो उनको लोगों को ढूंढना। हमारे पास 150 लोगों की सूची थी दिल्ली से, 150 लोग उत्तराखंड से मरकज में गए थे,
और जब हमने उसकी खोज खबर की, जब हमने अपनी इंटेलिजेंस का पूरा उपयोग किया, तो 500 से ज्यादा लोग ऐसे निकले। और हमने उसके लिए सख्त व्यवस्था की। हमने कहा भाई उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का हम मुकदमा दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे, वो डालेंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास यही सबसे बड़ा बचाव का एक हथियार था। और हमने काफी सख्ती भी करी। कई बार लोगों ने उस पे लोगों को खराब भी लगा, लेकिन मुझे लगा कि आज जो चीज खराब लग रही है, लोग कल ये बोलेंगे कि ये सरकार ने बिल्कुल सही किया है। और हमने उसके लिए ठोस रणनीति बनाई। जो हमारे अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय जो प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, जो हमारा IMA है जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनको विश्वास में लिया। जो यहाँ के प्रतिष्ठित बड़े अस्पताल हैं उनके मालिकों को बुलाया और उनसे हमारा सतत संपर्क रहा। डेली हम लोग बैठते थे और इस पर खुले में बैठते थे मैदान में, क्योंकि उस समय काफी भय था कि कमरे के अंदर वायरस बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। तो हमने उसके लिए तमाम व्यवस्था करी और पब्लिक ने साथ दिया। सबसे बड़ी चीज है कि उत्तराखंड की जो पब्लिक है ये अनुशासित पब्लिक है। उन्होंने पूरा भरपूर साथ दिया। फिर जिन लोगों को हमने क्वारंटीन किया, वहां पर हमने कहा कि भाई लोग दिन भर लोग काम करते हैं, अभी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होगा तो परेशान होंगे, इसलिए वहां पर उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था करो जी। खाली 2 समय खाना खिलाने से, नाश्ता कराने से उनका मन नहीं लगने वाला है, वो वहां पर इंगेज रहे, तो उसके लिए कुछ वहां पर मनोरंजन की भी व्यवस्था होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने फैलने से रोका। और इंडस्ट्री में जहां पर ठहरने की व्यवस्था थी, हमने उनको कहा कि वहां अंदर ही ठहराइए, ताकि फैलाव कम से कम हो सके। और भगवान की कृपा से हम लोग उसमें काफी हद तक सफल रहे। जब मैंने पहली बार एक किसी को इंटरव्यू में कहा कि 25,000 लोगों की हम लोगों ने व्यवस्था की है, तो प्रेस ने मेरी काफी आलोचना करी कि क्या 25,000 की जो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, लोगों को मैं विश्वास नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मैं तमाम ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ था, मेरे सीधे उन लोगों से संपर्क था जो दुनिया के देशों में भी इसको देख रहे थे, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग जुड़े हुए थे, हमारे कुछ प्रवासी लोग जो दूसरे देशों में रह रहे हैं और वहां पर उनकी कोरोना में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन लोगों से भी हम लगातार, मेरी सीधा उनसे बातचीत होती थी। तो हम सब चीजें समझ रहे थे कि परिस्थितियां कभी भी बहुत ज्यादा भयावह हो सकती हैं और इसलिए हमको उसकी तैयारी करनी चाहिए। बाद में लोगों ने कहा कि उन्हीं जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई उस समय तो हम सोच रहे थे कि राहुल जी क्या कह रहे हैं, लेकिन अब समझ में आया कि आपकी जो सोच थी बहुत आगे की सोच थी। अब 2022 का चुनाव आएगा, कुछ महीने बाद ही आचार संहिता लगने वाली है, तो जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 60+ या भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार, कहां भाजपा दिखती है और उसमें कैसे दोबारा सरकार आएगी? देखिए, तो मैं आपको बता दूं कमल जी, इस बार इतिहास बदलेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, वो एक तरह से एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, प्रयास नहीं करना चाहते हैं, अपने ऊपर उनका विश्वास नहीं है, लेकिन इस ढंग का एक साइकोलॉजिकल वार वो कर रहे हैं कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इस बार ये इतिहास बदलने वाला है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। और जब मैं रिपीट करने की बात करता हूं, देखिए किसी भी युद्ध के लिए बहुत जरूरी है एक कुशल नीति और कुशल रणनीति, वो बहुत जरूरी है। और युद्ध लड़ने के लिए अच्छे सैनिक जी, दूसरी चीज अच्छे अस्त्र शस्त्र जिसके पास होने चाहिए। और कहते हैं कि युद्ध में जो हथियार एक बार काम आ जाता है वो दोबारा काम नहीं आता। और नए नए हथियार, नए नए अस्त्र शस्त्र, यानी कि नए नए मुद्दे, और उसके लिए उसको तार्किक परिणति तक पहुंचाने के लिए एक बहुत चुस्त और फुर्तीला तंत्र जो हर समय तैयार रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास वो तंत्र है।
बूथ लेवल तक हमारी कमेटियां हैं। हर बूथ पर हमारे 20 कार्यकर्ता हमने तैनात किए हैं जो कि सरकार की बात को घर घर तक पहुंचा सके। सरकार ने बहुत बेहतर काम किए हैं। जन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं या जनता से जुड़ी हुई जो विकास की योजनाएं हैं उनको राज्य सरकार ने लागू किया है और सबकी जो पीड़ा है उसको समझने का प्रयास किया और उसको फिर राज्य सरकार ने उस पर जनहितकारी निर्णय लिए हैं। तो हमारे पास सरकार ने जो काम किया 4.5-5 साल में, 5 साल हो जाएंगे जब तक चुनाव होंगे, जो काम सरकार ने किया वो अच्छे काम, बेहतर काम। और दूसरा उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम, समझाने का काम, उसके लिए हमारा जो संगठन का तंत्र है वो बहुत बेहतर से वो काम कर रहा है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे पास एक युवा चेहरा है जिनके पास एक लंबा भविष्य है और स्पष्ट सोच है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हमने राज्य को दिया है, चाहे नौकरशाही हो उसमें पूरी पारदर्शिता रखी गई, अच्छे अफसर्स को मौका दिया गया है, ईमानदार लोगों को मौका दिया गया है जिससे सरकार की बदनामी ना हो, सरकार की छवि स्पष्ट है। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि अब रोशनी है, रोशनी का आवरण जैसा उस पर लग जाता है तो उसका कलर वैसे हो जाता है, ऐसी सरकार का है। सरकार का आवरण कैसा है, हमारे जो गांव में जो कार्यकर्ता है उसके गांव में कैसी छवि है, अच्छी छवि है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कार्यकर्ता खराब है तो भारतीय जनता पार्टी खराब है, सरकार खराब है, ये सारी चीजें होती हैं। और हमने ये कोशिश की है कि पार्टी का जो आवरण है वो साफ सुथरा रहे, पार्टी का जो दामन है वो बेदाग रहे। ये प्रयास किया है तो ये भी पार्टी को सत्ता में ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र होगा। तो रावत जी, ये क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है 2022 के चुनाव में? नहीं, देखो कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस में जो आपस की जंग है वो बहुत अधिक है। भारतीय जनता पार्टी में नहीं है सर? नहीं, देखो राजनीति है, थोड़ा बहुत हर जगह। जो समान व्यक्तित्व के जब कई लोग होते हैं तो व्यक्तित्वों की भी टकराहट होती है, स्वाभाविक रूप से। राजनीति में तो महत्वाकांक्षा भी होती है, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या है, स्व का हित है या सामाजिक हित है? हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारे सबसे पहले क्या है, समाज है या मैं स्वयं? ये भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही मानती है कि हम समाज के लिए हैं। तो आपका ये कहना है कि इस बार इतिहास परिवर्तन होगा और ये मिथ्या जरूर टूटेगा, तो ये मान के चलें कि हम 40-45 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी? नहीं, देखिए हमारा टारगेट 60+ का है। हम 60+ सीट कैसे लाना है उस हिसाब से हमारी पूरी रणनीति बनी है, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ रावत जी, जो आपके टाइम में जो कार्यकाल में कई योजनाएं थी उसी को सरकार लेके आगे चल रही है, काफी कुछ हमें देखा है। ऐसा है कि सरकार तो वही है, सरकार का मुखिया चेहरा बदला है, कप्तान बदला है, खिलाड़ी सब वही है। कि कहीं जगह भारतीय जनता पार्टी विरोध तो नहीं है, पर कैंडिडेटों का विरोध है, उम्मीदवारों का विरोध है। अगर पब्लिक ये कहना, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार कहीं जिनका विरोध है, अगर ऐसे लोग चेंज नहीं किए तो उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। देखिए, जहां पर ये लगता है कि प्रत्याशी की से जो अपेक्षा पब्लिक की थी उन अपेक्षाओं पर प्रत्याशी खरा नहीं उतरा है या उसकी किन्हीं कारणों से की छवि धूमिल हुई है, खराब हुई है और उसके कारण हम चुनाव हार रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसको बदलना चाहिए।
रावत जी, अब चुनाव 2022 के आ चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप लगातार पार्टी में जारी है। मैं देख रहा था अभी पहले कांग्रेस ने महंगाई को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन छेड़े पूरे भारत में, यहाँ डीजल पेट्रोल को लेकर थोड़ा, पर अब पिछले लगभग हम 4-5 दिन से देख रहे हैं कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे गणेश गुडियाल हैं, चाहे उसमें हरीश रावत हैं, चाहे बड़े नेता लोग हैं, एक भारतीय जनता पार्टी खुला आरोप लगा है सरकार पर खनन को लेकर, और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात बोली है कि पिछले 4 वर्ष का जो आपका कार्यकाल रहा, इतने खनन का बड़ा कोई ऐसा माफिया काम नहीं हुआ, इतने पट्टे नहीं बटे, सीमित संख्या में काम हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ, पर जो 100 दिन में इतने ज्यादा पट्टे बढ़ गए, इतने ज्यादा हो गए, तो इसको बड़ा जोर जोर से आरोप लगा रही है और काफी कुछ उन्होंने इसी को हल्ला बोला है भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो विषय आपने महंगाई वाला उठाया है, तो महंगाई को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पर सरकार है, उन्होंने वहां पर पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी कटौती की है। लेकिन जहां जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है, कोई भी राज्य ये साहस नहीं कर पाया है। कोई भी राज्य साहस नहीं कर पाया है। अगर वहां और यहाँ के तेल के मूल्य में हम देखें तो 15-16 रुपए तक का अंतर है। एक तो मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में कुछ टैक्सेज पर कमी की है। राज्यों ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उन्होंने वैट में एक भारी कटौती की है। राज्य की अर्थव्यवस्था, अगर राज्य का जो कोष है अगर हम देखें तो उसमें बहुत बड़ा लोड आया है। लेकिन महंगाई पर पेट्रोल डीजल के दामों का बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल डीजल पर चलता है, और इसलिए महंगाई को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारों ने, एक ठोस पहल उसके लिए की है। जहां तक खनन को लेकर जो आरोप मैं भी देख रहा हूं कि कुछ दिन से काफी आरोप, बहुत ज्यादा काफी आरोप लग रहे हैं, तो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, उसको देखेंगे। अगर ये बात सच है, हम भी उनसे बातचीत करेंगे। अगर ये बात सच है तो उस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोपों की सत्यता कितनी है, ये निश्चित रूप से जनता भी इसको समझती है कि आरोप सही है या नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी विपक्ष के आरोपों का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए इस पर जरूरी जो आदेश है, जरूरी जो निर्देश है, वो संबंधित विभागों को देंगे। आज हमारे बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे बीच में पहुंचे थे, जिनसे पूरी बेबाकी से आज उन्होंने हमारे सवालों का खुले रूप से जवाब दिया। मैं पूरे परिवार की ओर से, साधना प्लस की ओर से, साधना टीवी चैनल की ओर से, साधना प्लस न्यूज टीवी चैनल आपका आभार व्यक्त करता है। आपने कीमती समय जो दिया, आपका अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार। और